So welcome class 10th. Class 10th, as you know that we are going to start with the new chapter, that is chapter number 14, statistic. Okay, student, I want to say first thing that this chapter is very important for the 10th board class. So because as you know कि स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, वो एक यूनिट बनाता है आपका कंप्लीट, और एक प्रॉपर एक पूरे कंप्लीट यूनिट में से आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क का पेपर आने वाला है. ठीक है, सो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से कर लेना, बहुत ज़रूरी है. 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम द स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो अच्छे से कर लेना है, चैप्टर बहुत ज़रूरी है, ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, तो इसलिए पहले देखो स्टैट्स आप जो है डोर क्लासेस से बहुत बार कर चुके आए हो, मीन मीडियन बोर्ड आप बहुत बार पढ़ चुके हैं. मैं आपको फिर भी एक बार इंट्रो दे रही हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ. स्टैटिस्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा. ठीक है, देखो स्टैट्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें नंबर्स गिवन होता है, मतलब कोई डाटा गिवन होता है. ठीक है, उसी के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करते हैं, उसका कभी मीन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, है ना. ये आप सब कुछ पहले कर चुके हो, तो उस बेसिस पे हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. कुछ ना कुछ हमारे पास उसके बेसिस पे उसका कोई रिजल्ट आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक मेन कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में भी आपको 9th क्लास में पढ़ चुके हो. इसके 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पढ़े हमने, मीन, मीडियन एंड मोड 3. ये 3 चीज़ें आप पढ़ चुके हो. ठीक है, सो इसमें भी हम यही मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में डिस्कस करेंगे. पर आपने जो आज तक मीन, मीडियन और मोड पढ़ा ना, वो आपने पढ़ा है ग्रुप्ड डाटा का पढ़ा है आपने. ठीक है, ठीक है, तो जो टाइप ऑफ डाटा ना आप पढ़ चुके हो कि एक होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो. मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ. ठीक है, टाइप ऑफ डाटा, 2 टाइप का डाटा गिवन होता है आपको इस पूरे स्टैटिक्स में, जिसका हम मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे. इसी में भी वही वाला निकालना, हमने मीन, मीडियन, मोड ही करने हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे. पर वो देखो कैसे. देखो, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा. ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है कि आपको ऐसे एक रॉ डाटा सिर्फ सिंपली नंबर गिवन होते हैं, तो आपको कहा जाता है कि हाँ जी नंबर्स का मीन निकालो. तो आप मीन कैसे निकालते होते थे, एक्स बार के साथ डिनोट करते होते थे. आप क्या करते थे, सारे नंबर्स को ऐड कर लेते होते थे. ठीक है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि इसको ऐसे कर लो, 10 + 20 + 30 अप टू सो ऑन 80 तक नंबर को ऐड करो, और जितने नंबर है वो लिख दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है तो 8 के साथ लिख दो. तो इस तरीके के साथ आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाती थी यहाँ पे. ठीक है, और दिस इज काइंड ऑफ की अनग्रुप डाटा, सिर्फ रॉ डाटा, सिर्फ न्यूमरल्स, ओनली नंबर्स गिवन है. ठीक है, इस तरीके को डाटा को बोलते हैं अनग्रुप डाटा. और आपने कुछ ऐसा डाटा भी पढ़ा होगा जिसमें से ऐसे आपने टेबल बनाए होंगे कि ये एक्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने निकाली होगी. ठीक है ना, एक्स कोई डाटा गिवन है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो उसका आपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाए होंगे, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो जो डाटा इस तरीके का गिवन होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन. ठीक है ना, वो डाटा ग्रुप्ड डाटा जो होता है ना, ठीक है, उसमें 2 टाइप का आता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, जिसमें एक्स भी गिवन हो और एफ भी गिवन हो, यानी कि न्यूमरल्स गिवन हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है 2 3 1 4, है ना, इसकी साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. ये आपने फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, क्या बनाते हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में कर चुके हो. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से बनता है. ओके, तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब कौन सा होगा, देखो आपने ऐसे वाले टेबल भी पढ़े होंगे इंटरवल्स की फॉर्म में. इफ़ आई से कि 0 to 10 इंटरवल है, 10 to 20 का इंटरवल है. ठीक है ना, इस तरीके से 20 to 30 इंटरवल है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे गिवन होती 3 2 1, है ना. जो इंटरवल वाला फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना, सबसे पहले तो देखो जो रॉ डाटा होता है वो होता है अनग्रुप्ड डाटा, या इसको बोलते हैं रॉ डाटा. ग्रुप्ड डाटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, दैट फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी और एक्सआई ये 2 वैल्यूज गिवन होती है. कंटिन्यूस में आपने सिर्फ देखना है कि जो इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन होता है. ठीक है, समझो ये चीज़ सिर्फ आपने ये देखना. आगे हम नेक्स्ट करेंगे कि हमने मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से निकालना है, पर आपके जो सिलेबस में इन द 10th स्टैंडर्ड हम सिर्फ ग्रुप्ड डाटा को फोकस करेंगे. ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा का जो है मीन, मीडियन, मोड, देखो आपने इसका मीन निकालना तो बड़ा ईजी है.
सिंपली डायरेक्टली ऐड करके इसके साथ डिवाइड कर दो। ये आपने अब तक जो मीन मीडियन मोड निकाला है ना, आपने अनग्रुप्ड डाटा का निकाला है, ग्रुप्ड डाटा का आपने मीन मीडियन मोड नहीं निकाला है अब तक, ठीक है जी। सो अनग्रुप्ड डाटा का इसका आपने मीन भी निकाला है, मीडियन भी निकाल सकते हो, मॉड भी निकालते हो आप, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए निकालना, वो तो आप लोअर क्लासेस में कर ही चुके हो तो ऑलरेडी, ठीक है। तो हम the thing is that in the 10th standard we will focus on to find out the mean, median and mode of the grouped data, ठीक है। इनका मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे, इनके फॉर्मूलाज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मीन। मीन के बारे में आज बताने लगी हूँ आपको, ठीक है, तो आप वो चीज़ समझिए सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे कि देर आर द मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। सबसे पहले हम मीन किस तरीके से निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आपके सिलेबस में 10th क्लास के बोर्ड के सिलेबस में देर आर द 3 मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज़ द अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड वन इज़ द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो हम ये तीनों मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। देखो, डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बोला था कि एक सीरीज भी गिवन होगी, जो भी आपको डाटा गिवन होगा आपको पहले देखना होगा कि मुझे किस टाइप का डाटा गिवन है, ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है, और अनग्रुप्ड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट का मतलब है कि आपको ये कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ठीक है। सो इन दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम योर NCERT बुक, ठीक है। तो दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले तो ये फोकस करो कि दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन डाटा, ओके। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन। देखो ये ना, ये पहले चलो मैं निकाल के बताती हूँ आपको, फिर ये फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मतलब कि ये देखो, मीन को हम x बार के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है साइन सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। जब भी 3-4 नंबर ऐड में हो ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि x1 x2 xn कुछ ऐसे नंबर ऐड में हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ समेशन x, समेशन x की समेशन x में xi, यहाँ लिख सकते हो कि कितने सारे x हैं वो ऐड हो रहे हैं, एडिशन में हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सिग्मा। FI का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी का जो सम है, और XI है इसके साथ x वाला, मतलब कि FI को फ्रीक्वेंसी को XI के साथ मल्टीप्लाई करो और इसका सम, और नीचे जो है समेशन FI, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम, ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। अब आपको करते हैं ये वाला फॉर्मूला, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारा फॉर्मूला। ये देखो, आपको गिवन है मार्क्स, गिवन है कि कोई स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसको हम लिखते हैं XI। बेटा देखो, XI लिखने का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट है F, है ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी को FI मैंने क्यों लिखा, I लिखने का क्या मतलब होता है। देखो, अगर मैं इसको ले लूँ x1, इसको x2, ऑब्जर्वेशन है ना, दीज आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, 5, है ना, इस तरीके से इसको मैंने ना जनरली लिख लिया, जितनी भी हैं ऑब्जर्वेशंस, है ना। जनरली मैं इसको लिख सकती हूँ 1 से लेके कहाँ तक जा रही हैं, है ना, 8 and 9 10 11 12 और 13 है, ठीक है ना। तो इसको मैंने जनरली लिख लिया है कि XI, ठीक है। और I जो है कहाँ तक जा रहा है, 1 to 13 तक जा रहा है, मतलब XI जो है ना, ये यहाँ पे जो I वाली वैल्यू है ना, वो 1 से लेके 13 तक जा रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पर अकेला ओनली x भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बुक की नोटेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, पर पता होना चाहिए कि XI का मतलब क्या है, ठीक है। जनरली मैंने लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना डिफरेंट ना, इसको जनरली लिखा। इसी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी भी यही है कि F1 है, F2 है, F3 है, F4 है ना। तो इसको जनरली मैंने लिख लिया FI, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन होती है ना, इसी ऑब्जर्वेशन की ये फ्रीक्वेंसी है, इस ऑब्जर्वेशन की ये फ्रीक्वेंसी है। मेरी पेज लाइंस वाला नहीं है, अदरवाइज आप लाइन वाले पेज पे लिखोगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमें क्या करना है कि सिंपली आपने XI को FI के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना FI XI, मतलब ये प्रोडक्ट है, मतलब फ्रीक्वेंसी को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, XI के साथ। कैसे करोगे, 10 × 1 10, ठीक है। इसी तरीके से 20 × 1 20,
ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ सामने सामने, आपका पेज लाइन वाला है, आप इस तरीके से लाइन मत लगाइए, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 3 108, 40 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 160, 50 मल्टीप्लाई 3 सामने सामने कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की हो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 3 150, ठीक है। 56 मल्टीप्लाई 2 ये आएगा 112। इसी तरीके से आपने सारे मल्टीप्लाई करके लिख लेने। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके इसको, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके 95 मल्टीप्लाई 195, ओके। आपने क्या करना, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपने उसका सम निकालना, मतलब इसको टोटल ऐड कर लो, ये 30 आएगा, ऐड कर लो, ये 2 5 5 और 4 9 है ना, इस तरीके से ऐड करके 30 आ गया मेरे पास। ये गिवन नहीं है, हमने खुद निकाला है 30, ओके। आगे ये क्या करना, उसके बाद ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ना इन दोनों की वैल्यूज़ को, ये दो चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने खुद निकाली है, ओके। ये दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो FI/XI, ओके। इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है ये हमने खुद किया। अब इसका एडिशन करना है, ये सारे जो चीज़ें हैं, जितने भी नंबर है 30 नंबर आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके ये देखो समीशन FI/XI, समीशन FI/XI का मतलब है कि मैंने इसको एडिशन किया। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, एडिशन किसकी हो रही है, FI/XI की। FI/XI का मतलब है कि ये फर्स्ट वैल्यू को मैं कह सकती हूँ F1 X1, क्योंकि यहाँ पे मैंने F1 को X1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ पे मैंने F2 और X2 को मल्टीप्लाई किया, इसको मैं लिख सकती हूँ F2 X2। और जनरली मैं क्या लिख सकती हूँ, FI/XI, ठीक है ना। जनरली मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जनरली तो FI/XI हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा FI/XI, यानी कि मैं इस सारे का क्या कर रही हूँ, सम कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ सबको। आप इस सबको ऐड कीजिए, एक एक नंबर को ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करके बेटा आपके पास आएगा 1779, ठीक है। अब कैलकुलेशन वर्क आप खुद करोगे इसका, 1779, ओके। और इसका मीन निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये आपका हो गया टेबल कंप्लीट, ठीक है। टेबल कंप्लीट हो गया। आपने इसका मीन निकालने के लिए क्या करना, मीन है ये वाला, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी मेथड के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, पर डायरेक्ट मेथड का यही फॉर्मूला है, ओके। आप क्या करोगे, सिग्मा FI/XI को डिवाइड करोगे सिग्मा FI के साथ, यानी कि जो आपने ये सम निकाला है ना 1779, किसके साथ डिवाइड करोगे, सिंपली ये फ्रीक्वेंसी के सम के साथ, सिंपली डिवाइडेड बाय 30। सो x बार इज इक्वल्स टू, आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 59.3। दिस इज़ योर मीन फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। सो आपने इसमें याद रखना है कि FI/XI को सिंपली आपको कोई भी टेबल गिवन है, ये और ये वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, सामने लिखिए, फ्रीक्वेंसी का सम निकालिए, इस पूरी चीज़ का सम निकालिए, इसको इसके साथ सिंपली डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब पता लग गया ना कि सिग्मा का मतलब सम, हम इसका सम कर, फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे हैं, FI/XI का सम कर रहे हैं, ओके। तो डिवाइड करके सिंपली आप आंसर निकाल लोगे इसका, ओके। हाँ जी। सो नेक्स्ट है, देखो एक सेकेंड पार्ट है इसका, एक अलग नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी। आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, ये देखो आपकी बुक पे ही एग्जांपल नंबर 14.2, दिस वन इज, आपको ये टेबल गिवन है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि आपने इसका क्या निकालना है, मीन निकाल के दिखाइए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के साथ आपने मीन निकालना है, यानी कि आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है और क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मैंने इसको इस तरीके के साथ टेबल की फॉर्म में इसको बना के लिख लिया कि क्लास इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ये क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, आपको पता है कि जो इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो वो कौन सा डाटा होता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा में आता है, ग्रुप्ड डाटा में कौन सा पार्ट है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है, ये देखो जैसे है 10 to 25, 10 to 25 में क्या होता है कि जो ये होते हैं ना फर्स्ट वाला, इसको मैं बोलती हूँ लोअर लिमिट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर मैंने देखो सबसे पहले तो ना इसका डेटा फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने मीन फाइंड हमने इसी मेथड के साथ ही करना है, फॉर्मूला यही लगेगा कि समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI, ओके ना।
सो देखो, अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। चलो फ्रीक्वेंसी का सम मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ठीक है, या इसको ऐड करूँगी, मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 30, ठीक है, मैं कर लेती हूँ ऐड, इसको सम आएगा 30। पर मुझे एफ आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स आई के साथ। एक्स आई नहीं है मेरे पास, एक्स आई आप सोचोगे कि ये एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू तो सिंगल वैल्यू होती है ना, ठीक है ना, पर ये तो इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। जैसे ये देखो पिछले लास्ट एग्जाम, जैसे ये देखो लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया कि एक्स आई की एक सिंगल वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया है ना। तो यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है ही, सिंगल वैल्यू है ही नहीं एक्स आई की ना, तो यहाँ पे तो इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, तो किस तरीके से करोगे फिर आप इसको, ठीक है। इसकी सबसे पहले तो मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। सिंगल वैल्यू को निकालने का मतलब होता है कि मुझे इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास मार्क देखो बेटा कैसे निकालते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास मार्क निकालने का मतलब होता है कि आप अपर क्लास लिमिट को लोअर क्लास लिमिट में ऐड करो और 2 के साथ डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 10 है और 25 है, यहाँ पे 10 क्या है लोअर लिमिट है, 25 क्या है अपर लिमिट है। आप क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि 25 प्लस 10, अगर मुझे 10 से 25 का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 17.5। इसका ये क्लास मार्क आ गया। और ये जो क्लास मार्क आपने निकालना है ना, क्लास मार्क निकाल के आप यहाँ पे लिखोगे इसका कॉरस्पॉन्डिंगली इसके सामने, यानी कि इसका क्लास मार्क आए, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही है दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई, समझ गए हो, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 65 बाय 2। सो 65 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 32.5। इसी तरीके से 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, 95/2 दैट इज इक्वल टू 47.5। इस तरीके से आप इसकी भी निकाल लो, सबकी निकालनी है आपने अलग अलग, ठीक है। इसका आप निकालोगे, ये मैं लाइन्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली पता नहीं लगता, आप नहीं लगाओगे अपनी कॉपी पे मत लगाना ये लाइन्स, ओके। तो 77.5 और ये आएगा 92.5। आप समझ गए ना मैंने ये वैल्यूज़ कैसे निकाली है, इसको ऐड करके सिंपली 2 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस बार ये आया था क्वेश्चन ये वाला कि फाइंड द क्लास मार्क, एक इंटरवल गिवन था, ऐसे वाला कोई इंटरवल गिवन था, उसका क्लास मार्क निकालो। और बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया, उनको क्लास मार्क ही नहीं निकालने आ रहे थे। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ मल्टी डिवाइड कर दो तो क्लास मार्क आ जाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये आने चाहिए आपको। अब देखो एक्स आई भी है, एफ आई भी है, एक्स की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू भी है, एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं हम। सिंपली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, सो मल्टीप्लाई करो, 2 को 17.5 के साथ करोगे क्या आएगा 35, 3 को इसके साथ करोगे 97.5, 7 को इसके साथ करोगे, ठीक है, ये आएगा आपके पास 332.5। आप जो है ना कैलकुलेशन वर्क बट आप खुद करोगे इसका, तभी आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे। 375.0, ओके, ये आएगा 465.0, ये आएगा 555.0, ओके। इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो हमने न्यू वैल्यू निकाली है, ठीक है। देखो ये क्लास मार्क जो है ना, ये सिर्फ इसी वाले इंटरवल्स वाले फॉर्म में ये वाला क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत है। अगर आपको दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसमें तो क्लास मार्क चाहिए नहीं, वो तो आपको एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। तो जब इंटरवल्स की फॉर्म आता है तो आपको ये निकालना ज़रूरी है, निकालना पड़ेगा, ओके। अब आप क्या करोगे, इसका सम कर दो, सम करके आपके पास आएगा 1860, ओके, 1860। सो सिंपली अब इसका फॉर्मूला लगाएगी, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई एक्स आई, सम है इनका, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन एफ आई 1860.30। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, डिवाइड करो इसको, आंसर आएगा 62, ठीक है। सो मीन इज इक्वल्स टू 62 आंसर अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। हमने ये अभी सिर्फ डायरेक्ट मेथड लगाया है इसका, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। So in this way you can solve the different examples, different questions by using the direct method on continuous frequency distribution table. So अब देखो, अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, देखो एक्सरसाइज 14.1, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, पर उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है कि आप इस पर डायरेक्ट मेथड लगाएं या कौन सा मेथड लगाएं। हम तीनों मेथड करेंगे मीन फाइंड आउट करने के।
आपको जो अच्छा लगता है, जब भी वहाँ पे मेंशन ना हो कि आप डायरेक्ट मेथड लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ या अज्यूम्ड मीन लगाओ, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो फॉर द टाइम यू विल सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बाय द डायरेक्ट मेथड, ओके।